हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 35। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 14 जिसका नाम था न्यायपालिका। क्लियर? तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था उच्चतम न्यायालय इसके पहले वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पर उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय हो, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। क्लियर? वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। 1 जनवरी 2019 को इन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को के एक समूह होता है। यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि जो उच्च न्यायालय है वो कोई ये जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर एक ही राज्य का, वो अलग अलग राज्यों के लिए भी हो सकता है और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। क्लियर? तो यहाँ पर आगे हम देखें, उच्च न्यायालय जिला न्यायालय के साथ जो उनके अधीनस्थ होते हैं प्रत्येक राज्य न्यायिक जिलों में विभाजित होता है, जहाँ एक जिला और सत्र न्यायाधीश होता है। यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि जो उच्च न्यायालय है उसमें जिला न्यायालय के साथ साथ उनके अधीनस्थ जो भी राज्य हैं उनके न्यायिक जिलों में विभाजन किया जाता है। तो यहाँ पर आगे हम देखें, जो भी जिला और सत्र न्यायाधीश होते हैं उन्हें जिला न्यायाधीश माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने हैं न्यायाधीशों की संख्या। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा उनके नीचे अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की जा गई है। अलग अलग राज्यों में न्यायाधीशों की संख्या भिन्न भिन्न है। न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं संख्या निश्चित करने का अधिकार संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। क्लियर? अब हम चलते हैं योग्यताएं क्या क्या होती हैं। यहाँ इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने जब उच्चतम न्यायालय देखा था यानी कि सुप्रीम कोर्ट के विषय में देखा था, तो वहाँ पर हमने देखा था योग्यताएं तो सिमिलरिटी लगभग दोनों में सेम है, बस आयु यानी कि एज का डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 1 पर है वह भारत का नागरिक हो और नंबर 2 पर है उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक ना हो। दोस्तों, यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय के लिए जो एज लिमिट है वो 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वहीं हम बात करें उच्चतम न्यायालय की तो वहाँ पर एज लिमिट जो थी वो 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही डिफरेंस है मेन। क्लियर? और यहाँ पर तीसरा नंबर देखें तो वह भारतवर्ष के किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद संभाल चुका हो या भारत के किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष लगातार वकील रह चुका हो अथवा कानून का महान ज्ञाता हो। क्लियर? तो ये दोस्तों योग्यताएं हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। क्लियर? यहाँ पर देखिए आपको ये ध्यान रखना है, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो जज बनेगा वो कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो वकालत का किसी भी उच्च न्यायालय में, या फिर वो 5 वर्ष तक जज रह चुका हो। ये सुप्रीम कोर्ट का जो हम लोगों ने योग्यता देखी थी न्यायाधीश बनने के लिए ये था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कर रहे हैं कि उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो न्यायाधीश होगा वो कम से कम 10 वर्ष तक के किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, यानी कि जो भी जिला न्यायालय उसके उस तरह के किसी भी उच्च न्यायालय में जो भी राज्य से संबंधित होते हैं उसमें जिला न्यायालय होते हैं, यानी कि उस जिला न्यायालय में वो 10 वर्ष तक का अनुभव हो उसके पास जज का, या फिर वो 10 वर्ष तक लगातार वकील रह चुका हो। ये 2 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है। क्लियर? यहाँ पर हम देखें न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल का परामर्श अवश्य लेना पड़ता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के साथ साथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि जो उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर? अब यहाँ पर हमें देखना है कार्यकाल। प्रत्येक न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें कंपेयर करके पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमें उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय के साथ कंपेयर करके पढ़ने से क्या होगा कि वो चीज़ें हमें कोरिलेट करके याद करने में आसानी होगी। दोस्तों जब हम लोग उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे थे तो वहाँ पर जो एज लिमिट थी वो 65 वर्ष थी, लेकिन यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 62 वर्ष है और वही जैसे उसमें 65 वर्ष की आयु तक ही वो कार्य कर सकता था, सेम ऐसे ही इसमें ये केवल जो भी जज बनेगा वो केवल 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है। क्लियर? वह इससे पूर्व भी स्वयं त्यागपत्र देकर कार्यभार से मुक्त हो सकता है। क्लियर? आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसके अतिरिक्त उसे अयोग्य या भ्रष्ट होने पर उसे पदच्युत किया जा सकता है, परंतु यह तभी संभव है जब संसद इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे और न्यायाधीश पर लगाया गया आरोप जांच होने पर सिद्ध हो जाए। क्लियर? यानी कि उसे पद से हटाया जा सकता है लेकिन उसके आरोप को सिद्ध होने के बाद। यहाँ पर हम देखें न्यायाधीशों का स्थानांतरण। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति कर सकता है। क्लियर? किसी भी उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को भेज सकता है। क्लियर? अब हम चलते हैं न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। प्रत्येक न्यायाधीश को पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के राज्यपाल के समक्ष न्यायपूर्वक कार्य करने और संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखने की शपथ लेनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो न्यायाधीशों को शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। क्लियर? यहाँ पर हम देखें उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कार्य। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्र। संविधान में लागू होने से पहले कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के उच्च न्यायालयों को जो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त थे वे संविधान के लागू होने के बाद भी मान लिए गए। आज भी वे अधिकार न्यायालय को प्राप्त हैं। यहाँ पर हम देखें आपराधिक यानी कि फौजदारी तथा राजस्व दोनों प्रकार के मुकदमे उच्च न्यायालय में प्रारंभिक रूप से सुने जा सकते हैं। यहाँ हम देखें उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा के आदेश जारी करने का अधिकार है। दोस्तों ये उच्च न्यायालय के जो अधिकार है ये 5 तरह की रिट होती है जो कि किसी भी तरह के अधिकारों के हनन के लिए न्यायालय के द्वारा प्रदान की जाती है। क्लियर? आगे हम देखें नंबर 2 पर है अपील संबंधी अधिकार। तो उच्च न्यायालय को निम्न न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है, जिसमें हम देखेंगे आपराधिक अपीलें। आपराधिक अपीलों में एक सत्र न्यायाधीश के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और नंबर 2 पर हम देखें तो व्यवहारिक यानी कि दीवानी अपीलें। जिला न्यायाधीश तथा व्यवहारिक न्यायाधीश के निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। क्लियर? और नंबर 3 पर हम देखें नियुक्ति के विरुद्ध अपील। उच्च न्यायालय को नियुक्ति के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी विवाद में अपराधियों के छूट जाने के बाद उनके विरुद्ध उसी अपराध में पुनर्विचार के रूप में अपील की सुनवाई कर सकता है। इसीलिए दोस्तों कभी कभी पुनर्विचार याचिका डाली जाती है ऐसे ही निर्णयों के विरुद्ध। आगे हम देखें तो यहाँ पर नंबर 3 है न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार। उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का भी अधिकार है। वह अपने सामने
आए हुए किसी ऐसे कानून का संविधान के विरुद्ध घोषित कर सकता है जो संविधान की किसी व्यवस्था का उल्लंघन करता हो। क्लियर। और नंबर 4 पर है प्रबंध संबंधी क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय को अपने न्यायालयों पर नियंत्रण लगाने का अधिकार है। यह अपने अधीन न्यायालयों के कार्यों का विवरण मांग सकता है। वह अपने अधीन न्यायालयों की कार्यप्रणाली निश्चित करने, रिकॉर्ड व हिसाब रखने, अधिकारों की नियुक्ति, उन्नति, अवनति तथा अवकाश के संबंध में भी यहाँ पर हम कह सकते हैं निर्णय ले सकता है और नियमों को लागू कर सकता है। क्लियर। और इसके बाद हम देखेंगे नंबर 5 पर है अभिलेख न्यायालय के रूप में अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम कर सकता है। उनके निर्णय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखे जा सकते हैं। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आपका लास्ट पॉइंट है राज्य तथा केंद्रीय सरकारों के कानूनों की वैधता के संबंध में निर्णय देना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मूल संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय को इस बात का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त था कि राज्य अथवा केंद्र सरकार का कोई कानून संविधान के अनुकूल है अथवा नहीं है, इसके संबंध में वो निर्णय ले सकता था। अब बीच में यहाँ पे ये सारे निर्णय समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन 83वें संविधान संशोधन के अनुसार उच्च न्यायालय के केंद्रीय सरकार के कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में निर्णय देने का अधिकार इसे पुनः प्राप्त हो गया है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। आपके लिए चैनल के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ की लिंक अवेलेबल है, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी जाती है। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर टारगेट टीचर जॉब टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे लिंक अवेलेबल है। उसकी PDF भी अवेलेबल है, जो भी वीडियोज आपको पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।